हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जितने भी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अभी तक जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं अब आप उसका रिवीजन करें और जितना भी हो आप प्रैक्टिस सेट दें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ देखें ताकि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जैसे कि कुछ रचनाओं को बार बार पूछ लिए जाते हैं तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखते हुए चलें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करेंगे। तो हम क्या देख रहे थे कि दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर जो हमने अगले वीडियो में 45 तक के प्रश्न कर लिए हैं और आज हम 46वां प्रश्न से करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ये सारी रचनाएं छायावाद की रचना है। तो अनामिका, तो ध्यान रखिए ये सारी रचनाएं छायावाद की है। तो ये 1900 में ही ये रचा गया है। तो अनामिका का हो जाएगा 1923। तो मैं लास्ट ईयर ही लिखूँगी 1923 थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 1923 की रचना। झरना 1918, पल्लव 1928 और निहार ये हो जाएगा 1930। तो इसका सही विकल्प किस पे दिख रहा है? तो सबसे पहले झरना, उसके बाद आ जाएगा अनामिका, पल्लव और निहार। तो ये सी में आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें ये किसकी रचना है? अनामिका 1923 की और ये निराला की रचना है। और झरना ये प्रसाद 1918 की रचना, पल्लव पंत की रचना है और इसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है। निहार ये महादेवी वर्मा 1930 की रचना है। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है और इनका समय बताना है। इनका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले हम इनकी प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। आंसू ये हो जाएगा 1925। लहर ये हो जाएगा 1933 की रचना। कामायनी 1935 और प्रेम पथिक ये हो जाएगा आपका 1914 की रचना। तो सबसे पहले प्रेम पथिक, तो बी और सी दोनों में दिख रहे हैं। उसके बाद आंसू, तो आंसू किस में है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925 और उसके बाद लहर 1933, कामायनी 1935। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो ये उपन्यास दिए गए हैं और इसका सही अनुक्रम बताना है। तो ये हो जाएगा कठगुलाब, ये किसकी रचना है? कब की रचना है? 1996 की रचना हो जाएगी। शेष यात्रा ये हो जाएगा 1984। कठगुलाब 1996, शेष यात्रा 1984, सूरजमुखी अंधेरे के ये हो जाएगा 1972 और ठीकरे की मंगनी कब की हो जाएगी? ये हो जाएगा 1989। तो इसका सही अनुक्रम किस में आ जाएगा? ये 1972। तो सबसे पहला सूरजमुखी अंधेरे के, तो सी। तो ये ध्यान रखें कि शेष यात्रा ये हो जाएगा आपका उषा प्रियंवदा की उपन्यास। सूरजमुखी अंधेरे की ये कृष्णा सोबती का और ठीकरे की मंगनी ये हो जाएगा नासिरा शर्मा। तो ये ध्यान रखें रचनाओं के रचनाकार और उसका समय भी ध्यान रखें ताकि आपको ऑनलाइन भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो इसका सही अनुक्रम किस में दिख रहा है? सी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। तो ये जितने भी हैं कहानी संग्रह है।
तो हम इसका समय देख लेते हैं। सतह से उठता आदमी, ये हो जाएगा मुक्तिबोध की रचना और ये 1971 की रचना है। इंसान के खंडहर, ये हो जाएगा 1950 की रचना और ये किसकी है, मोहन राकेश। परिंदे, निर्मल वर्मा 1960 की रचना हो जाएगा। और पीली छतरी वाली लड़की, ये हो जाएगा उदय प्रकाश का 2001 की रचना। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर मोहन राकेश 1950 की रचना। तो किस में दिख रहा है, तो आपका डी में आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा। तो ये जितने भी हैं विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। तो इसका समय देख लेते हैं। तमाल के झरोके से, ये हो जाएगा आपका 1981। शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है, ये हो जाएगा 1989। शिरीष की याद आई, ये हो जाएगा 1995। और रथ यात्रा, ये 2002 की रचना हो जाएगी। तो इसका सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, तमाल के झरोखे, तो इसी में ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तमाल के झरोखे 1981, शेफाली झर रही है 1989, शिरीष की याद आई 1995 और रथ यात्रा 2002 की रचना है। तो चले आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये अंधा युग के जो शीर्षक दिए गए हैं, इसका क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गंधारी का साप। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो ये जितने भी हैं आत्मकथा हैं, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आत्मकथा है, या फिर पूछ लिया जाता है यात्रा वृत्तांत कौन सा है, उपन्यास कौन सा है। तो इस तरह करके जो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। आज के अतीत 2003 की रचना हो जाएंगी और ये किसकी है, भीष्म सहानी की। सहचर है समय, ये 1991 की रचना है और ये किसकी है, रामदरस मिश्र की। टुकड़े टुकड़े दास्तां, टुकड़े टुकड़े दास्तां, ये किसकी हो जाएगी, 1986 की रचना हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका अमृतलाल नागर की रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आत्मकथा है किसका, हरिवंश राय बच्चन का और ये 1969 की रचना है। तो सबसे पहला आपका क्या भूलूं क्या याद करूं हो जाएगा, तो ये बी और सी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा टुकड़े टुकड़े दास्तां, तो टुकड़े टुकड़े दास्तां किस में है, तो ये आपका बी में दिख रहा है, टुकड़े टुकड़े दास्तां। उसके बाद सहचर है समय और अतीत के आज के अतीत 2003। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है, किस चीज़ का सिद्धांत दिया गया है, त्रिपन का। तो आप सभी जानते हैं भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है, और भरत मुनि जो आपका भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहला आता है, भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि, और इसने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था, रस का। तो इसका सही सबसे पहले आ जाएगा रस सिद्धांत, अलंकार, रीति और उसके बाद आ जाएगा ध्वनि। तो इसका सही क्रम बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ये जितने भी रचनाएं दिए गए हैं, इससे एक चीज़ की पता चलता है, अगर आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़े हैं तो इसमें जो रचना काल है और जो रचनाएं हैं, इन दोनों अगर इनमें से किसी को भी अगर आप याद कर लेते हैं तो रचनाकार का भी याद हो जाता है और रचना का भी याद हो जाता है, क्योंकि इसका समय के अनुसार जो रचनाकार है इसके समय के आधार पर ही इसके ग्रंथों को रखा गया है। तो काव्यदर्श
ये किसका हो जाएगा? 7वीं सदी दंडी का। और काव्य मीमांसा 9वीं से 10वीं सदी की, और ये राजशेखर की रचना है। वक्रोक्ति जीवितम ये 10वीं से 11वीं किया जाएगा, और ये कुंतक की रचना हो जाएगी। ध्वन्यालोक तो आप जानते हैं आनंदवर्धन, और ये 9वीं सदी से लेकर 9वीं सदी का जो मध्य भाग, और उस मध्य भाग में इसकी रचना हुई थी। और जो आनंदवर्धन है उन्हें भी 9वीं सदी के मध्य काल का आचार्य माना जाता है। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? तो इसका सही क्रम आपका सबसे पहले आपका काव्यदर्श ही दिख रहा है, काव्यदर्श। उसके बाद आपका अगर इसके आधार पर जाएं तो हमारा आ जाएगा C नंबर, काव्यदर्श 7वीं सदी दंडी की रचना। ध्वन्यालोक 9वीं सदी के मध्य भाग की रचना है। और उसके बाद आ जाएगा आपका काव्य मीमांसा 9वीं से 10वीं के बीच में। और उसके लास्ट में आ जाएगा आपका वक्रोक्ति जीवितम। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम। तो पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। तो रिचर्ड ये 1893 से लेकर 1987 तक इसका माना जाता है समय। उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड ये हो जाएगा 1854 इसका समय से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड ये हो जाएगा आपका 1822 से लेकर 1888 तक। और कॉलरिज ये 1772 से लेकर 1834। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कॉलरिज। तो किस में दिख रहा है कॉलरिज? तो आपका बी में आपका दिख रहा है। सबसे पहले कॉलरिज आएंगे, उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड, और उसके बाद आ जाएगा ऑस्कर वाइल्ड, और लास्ट में आ जाएगा आपका रिचर्ड। तो इसका सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं और अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर आप 2020 से पहले का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर कथन 1, कथन 2, अभिकथन, तर्क, तो इन सब से लगभग 8-10 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते थे। क्रम से जो अधिकतर अभी घट गया है, अभी लगभग क्रम से संबंधित प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 2-4 ही। हमने अगर आपने देखा होगा 2024 का 18 जून का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही ऐसा पूछे थे। और अभी हमने जैसे इस पेपर में बनाया तो लगभग 10 ऐसे प्रश्न थे जो क्रम में लगाने वाले थे। और तो ये अभिकथन और तर्क जैसा जो प्रश्न है, लगभग इसमें भी 8-10 प्रश्न हो जाएंगे। तो चलते हैं कितना 56वां प्रश्न, अभिकथन और तर्क से संबंधित। अभिकथन है कि काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। तर्क है क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो 56 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। तो इसका ध्यान रखें कि ये जो एनटीए जो है वो हर साल अपना क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज करते रहता है। तो इस सोच में मत रहिएगा कि तर्क अभिकथन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।
तो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा है, और जो अगर उससे पहले जो 2023 में जो क्वेश्चन लिया गया था उसमें लगभग 2-3 करके था। तो हो सकता है कि आगे पूछ ले। तो इस तरह के प्रश्न आपको समझते हुए बनाना है। तो 57वां प्रश्न, तो विकल्प देख लेते हैं। अभिकथन है, रस ना तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और ना सविकल्प। तर्क है, क्योंकि रस की प्रीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसीलिए रस निर्विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है। तो 57 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, कि ए गलत है और आर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिकथन दिया गया है, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क दिया गया है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो विकल्प देख लेते हैं 58 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, अभिकथन गलत हो जाएगा और जो रीज़न है तर्क वो सही हो जाएंगे। 59वां प्रश्न है, अभिकथन, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधन है। तर्क दिया गया है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसीलिए हर महान कलावृत्ति सत्य से समन्वित होती है। तो 59 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दोनों सत्य हैं। 60वां प्रश्न, अभिकथन है कि मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विधा है, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, दोनों सत्य। 61वां प्रश्न, कहा जा रहा है कि अभिकथन में कि संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। तर्क है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक और वर्धक होते हैं। तो इसका सही विकल्प इसका भी हो जाएगा, दोनों सत्य। 62वां प्रश्न है कि अभिकथन में कहा गया है कि छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है। तर्क है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि अभिकथन यानी असर्शन गलत है और रीज़न सही हो जाएंगे। 63वां प्रश्न है, अभिकथन में कहा गया है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। तर्क दिया गया है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं 63 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कि ए सही है और आर गलत हो जाएंगे। 64वां प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क दिया गया है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा डी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अभिकथन कहा गया है कि परंपरा रूढ़ी पालन नहीं, आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क दिया गया है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाएंगे। अभिकथन है, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क दिया गया है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं 66 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दोनों सत्य हैं।
अभिकथन है सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क है लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। तो 67 का हो जाएगा आपका ए। असर्शन सही है और रीज़न गलत है। बहुत सारे दिए गए हैं रीज़न और असर्शन। अगला है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। तर्क है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी कि असर्शन गलत हो जाएगा और रीजन सही हो जाएंगे। अभिकथन दिया गया है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क है इसीलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो विकल्प देख लेते हैं 69 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दोनों सत्य हैं। अभिकथन दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। तर्क है इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। तो 70 का सही विकल्प हो जाएगा सी। तो दोनों सत्य हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं तो बिल्कुल सही, इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। तो दोनों सही हो जाएंगे। 71वां प्रश्न है असर्शन कहा गया है कि भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। तर्क है इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 71 का। इसका हो जाएगा कि असर्शन सही है और रीजन गलत है। 72वां दिया गया है अभिकथन वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं आरंभ में अनुभूति वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क है इसीलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो विकल्प देख लेते हैं 72 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, दोनों सही हैं। 73वां प्रश्न है अभिकथन है कि प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया नहीं पड़ी। तर्क है इसीलिए उसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और प्रवृत्ति रूप चित्रण हुआ है, चित्रित हुआ है। तो इसका विकल्प देखते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। 74वां प्रश्न असर्शन है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क है लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, दोनों सत्य हो जाएंगे। पचहत्तरवां प्रश्न है अभिकथन दिया गया है नारीवाद प्रतिसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। तर्क है इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो 75वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। तो चलिए 75 तक यानी लगभग 20 कहाँ से शुरू हुआ था ये प्रश्न असर्शन से संबंधित 56वां शायद। इसका मतलब 20 प्रश्न ऐसे थे कथन और असर्शन से संबंधित, 20 या 15 फिलहाल कितने हुए पता नहीं। हमने
पढ़ते देखते हुए चले गए। तो चले अगला प्रश्न है, और ये आपका सुमेलित से संबंधित है, और अभी जितना तक जाएगा वो सारे आपका सुमेलित से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में पंक्तियाँ दी गई है और सूची 2 में उसके रचनाकार। तो 76 का देख लेते हैं। पंडेव सौल सत्य व खानई, तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा सरहपा का। 9 लख पातरी आगे नाचे, तो ये हो जाएगा गोरखनाथ। 12 वर्ष ले कुकर जिए, ये हो जाएगा जगनिक। और बजिए घोर निशान रान चौहान चौहदिस, ये हो जाएगा आपका चंद्रवरदाई। तो इसमें चौहान वंश का जिक्र है, तो ध्यान दें। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, और आपका विकल्प नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी आपको पंक्तियाँ दी गई है और उसका सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं 77 का। जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कबीर दास का पंक्ति। ओ मन जानी कबित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मचीन्हा, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। हरी है राजनीति पढ़ी आए, ये हो जाएगा आपका सूरदास की रचना, सूरदास की पंक्ति। नामा मिस में शासन नमामिस मेसान निर्वाण रूपम विभु व्याकम ब्रह्म वेद स्वरूप, तो ये हो जाएगा आपका डी का कौन सा? तुलसीदास। तो ध्यान रखें, तुलसीदास ज़्यादातर इसकी जो पंक्तियों में संस्कृत का जैसा मिल जाएगा आपको। तो इसका सही विकल्प किस में हो जाएगा? ए का आ जाएगा तीर। तो ए का तीर किस में दिख रहा है? तो डी में आपका दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये रचना दी गए हैं और रचनाकार, तो उसको सम्मिलित करना है। अलंकार दर्पण, अलंकार प्रकाश, ये हो जाएगा आपका भूषण का। अंग दर्पण रसलीन का हो जाएगा ये। आलम केली, तो ये आपका एकदम पूरा दिख ही रहा है आलम का, तो ये ध्यान रखें। रतन हजारा, ये हो जाएगा आपका रसनिधि का, तो इसका सही विकल्प कौन सा दिख रहा है? तो इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये बोली है और उससे क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी, ये गढ़वाल। मध्यवर्ती, ये हो जाएगा आपका शिमला। भोजपुरी, भोजपुरी का हो जाएगा आपका पटना। और मगही, ये हो जाएगा आपका बिलासपुर। तो इसका सही क्रम किस में दिख रहा है? तो डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। अष्टयाम, नाभादास, वीर सिंह देव चरित, ये हो जाएगा आपका केशवदास। रसमंजरी, नंददास। केली काल, ये हो जाएगा स्वामी हरिदास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित करना है। तो इनके जन्म स्थान से सम्मिलित करना कौन सा, मतलब सही विकल्प कौन सा हो जाएगा?
गुरु नानक तलवंडी, तो ये आपको पता ही है। दादू दयाल, ये हो जाएगा अहमदाबाद। धर्मदास, तो इसका जन्म हो जाएगा आपका बांधवगढ़। और सुंदरदास का हो जाएगा आपका दौसा। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये ग्रंथ दिए गए हैं और ये रचनाकार। तो भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशिका, ये अलंकार पंचाशिका, तो ये हो जाएगा मतीराम का। विष्णु पद कीर्तन, ये हो जाएगा आपका रसनिधि। और रस विलास, ये हो जाएगा आपका चिंतामणि। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो उनकी जो प्रवृत्ति रही है, किस तरह की प्रवृत्ति रही है, तो इसका सही विकल्प बताना है। स्वामी हरिदास, ये आपका मधुर उपासक थे। मल्लुकदास, ये आपका निर्गुण उपासक आपको। और कन्हप्पा, ये हो जाएगा आपका निरीश्वरवादी। कुतुबन, ये हो जाएगा एकेश्वरवादी। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएंगे। 84वां प्रश्न है और आपको सम्मिलित करना है किससे? कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ। ये कविताएं दी गई हैं और उसके रचनाकार। तो 84 का विकल्प तो इसका देख रहे, नदी की बाँक पर छाया, ये हो जाएगी आपको अज्ञेय की रचना। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये हो जाएगा केदारनाथ। ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। तो पात्र दिए गए हैं और उसकी चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं। 85, तो इसका नीचे विकल्प दिया गया है, तो हम विकल्प देखते हैं 85 का। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, तो ये कौन है? मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, तो ये हो जाएगा आपका आत्मजयी नचिकेता। कामाध्यात्मक के प्रश्न से जूझता पात्र, तो ये किसका हो जाएगा? कामाध्यात्मक, तो ये हो जाएगा संशय की रात का राम। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र, ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, ये हो जाएगा आपका आत्मजयी का नचिकेता। कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता, तो ये हो जाएगा आपका उर्वशी का प्रूर्वा। प्रूर्वा जो है वो कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता है। युद्ध के प्रश्न से जूझता, तो ये सी नंबर का हो जाएगा आपका संशय की रात का जो राम है वो। और अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र, तो ये हो जाएगा आपका कामायनी में मनु का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। 86वां प्रश्न है, रचनाओं को उनकी रचनाकारों को उनकी रचनाओं से सम्मिलित करना। तो रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचना से सम्मिलित करना है। तो 86 का विकल्प देख लेते हैं हम। तो 86 का रामधारी सिंह दिनकर, इसका रचना कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली। रामकुमार वर्मा, एकलव्य। रामनरेश त्रिपाठी, ये हो जाएगा पथिक। केदारनाथ राय, तो ये हो जाएगा आपका जमीन पक रही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी।
तो ये बहुत लंबा प्रश्न दिया गया है। 87 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंध कवियों से सम्मिलित करना है। तो किस कवि के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो हम नीचे देख लेते हैं 87वां प्रश्न। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो इसका हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा के संबंध में कहा है। और तो अगला देख लेते हैं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्म की ओर जाती है। तो सी का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रामकुमार वर्मा के संबंध में। इसकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर उन्होंने चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो डी का क्या हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद, इसका सही विकल्प। तो इसका सही विकल्प था आपका डी। आप देख सकते हैं पहले का एक हुआ था और बी का तीसरा और सी का दूसरा, और जो चौथा था डी का चौथा वाला। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें उपन्यास दिया गया है और उसका वर्ण विषय दिया गया है। तो विकल्प देखते हैं 88 का, नाचियो बहुत गोपाल, ये हो जाएगा आपका दलित जीवन से संबंधित। सूर्य का 7वां घोड़ा, इलाहाबाद का परिवेश, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मूर्ति है, ये हो जाएगा आपका वाराणसी का शैक्षिक परिसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सम्मिलित करना है। तो ये उपन्यास दिया गया है और इसका परिवेश दिया गया है। राग दरबारी, ये हो जाएगा आपका सिपालगंज, यानी आपको उसको जगह से सम्मिलित करना है। अंतिम अरण्य ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा बहादुरगंज। बसंती, महानगर दिल्ली। कोरजा का क्या हो जाएगा? बस्तर, यानी मध्य प्रदेश। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित कहानियों को उनके संबंध पात्रों से सम्मिलित करना है। तो पात्र दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करना है। और ये कहानियाँ दिया गया है 90 का। तो विकल्प गदल, तो पात्र हो जाएगा गदल का मिन्नी। गुल की बन्नो, इसका हो जाएगा निहाल। पिसनहारी का कुआं, ये हो जाएगा मिहिर लाल। एक ठहरा हुआ चाकू, इसका हो जाएगा गजाधर। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना। तो ये निबंध संग्रह है और उसके लेखकों से सम्मिलित करना है। बकलम खुद, तो इसका हो जाएगा नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस, ये हो जाएगा आपका रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कन्यादान, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। तो ये नाटककार हैं और नाटक दिए गए हैं सूची 2 में, तो उसका सम्मिलित करना है। सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा सेतुबंध। हमीदुल्लाह का हो जाएगा दरिंदे। मुद्रा राक्षस, ये हो जाएगा मरजीवा। शंकर शेष, इसका हो जाएगा आपका
पोस्टर। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। ये जितने भी हैं ध्यान रखें कि ये यात्रा साहित्य है और उनके लेखकों से सम्मिलित करना है। तो 93 का विकल्प देख लेते हैं। कितना अकेला आकाश, तो इसका हो जाएगा आपका नरेश मेहता। जहाँ फवारा लहू रोता है, तो इसका हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा। आँखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर। अंतहीन आकाश, ये हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सम्मिलित करना। तो ये सिद्धांत दिया गया है और विचारक। तो विकल्प देखते हैं 94 का। संरचनावाद, ये हो जाएगा आपका क्लाइड लेवी स्ट्रॉ। अस्तित्ववाद, ये हो जाएगा आपका अल्बर्ट कामू। मूल्य सिद्धांत, इसका हो जाएगा रिचर्ड। और यथार्थवाद, ये हो जाएगा आपका जॉर्ज लुकास। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, और इसमें क्या कहा गया है, आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आपने अगर इसमें ध्यान दिया होगा तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जितने भी गद्य विधाएँ आपका पाठ्यक्रम में दिया गया है या हिंदी साहित्य में, नाटक से लेकर यात्रा वृत्तांत तक, आपकी आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, निबंध, कहानी, उपन्यास, कविता और उसके बाद जीवनी, ये सारी विधाओं से एक एक प्रश्न पूछा गया है। तो 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो विकल्प देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका हो जाएगा नई कविता के प्रतिमान। रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका हो जाएगा आपका कमायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान। इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिव कुमार मिश्र। ये हो जाएगा आपका भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इसका सही विकल्प किस में आ जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो हमने लगभग 50 प्रश्न इस बार हमने किया आज, और अगले वीडियो में लगभग हमने 45 प्रश्न किए हैं। तो हमारा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया है, और अगर हमने अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे जितना से जितना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।